जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। आके तू लग जा गले से मेरे यार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जमाने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। जय श्री राम साथियों, काफ़ी दिन हो गए, बहुत समय से मैं आप सभी के बीच में नहीं आ पा रहा था। अगेन मैं आप सभी के लिए कंटिन्यू क्लास लेकर के चलूँगा। साथियों, एक बार पुनः आप सभी से विशेष आग्रह, चैनल पर यदि पहली बार आए हुए हैं तो सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर अवश्य करिएगा। यदि कोई व्यक्ति पहले से जुड़ा हुआ है तो लाइक शेयर अवश्य करिएगा। एक्चुअली क्या, काफ़ी दिनों बाद आया हूँ मैं। अगेन वही पुनः जुनून के साथ क्लास को लेकर के चलेंगे। आइए, सबसे पहला साथियों, कल का एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही चर्चा में रहा। मैं आपको बता दूं, पहला प्रश्न है आपका, अभी हाल ही में आपने देखा विशाखापत्तनम जो कि आंध्र प्रदेश में है, वहाँ एक गांव है जिसका नाम है आर वेंकटपुरम। दोबारा से सुनिएगा, आंध्र प्रदेश राज्य जहां पर वेंकटपुरम नामक एक गांव में एक विषैली गैस का रिसाव हुआ, उसका नाम है स्टीरीन या स्टायरीन, जिसका सूत्र भी आपको याद रखना है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। C6H5CH डबल बॉन्ड CH2। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है आपकी परीक्षा के लिए। इस गैस का रिसाव जैसे हुआ तो वायुमंडल में जो बहुत सारी गैसें होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, तो ये जैसे ही उसमें वायुमंडल में पहुंची तो इसने एक रूप धारण कर लिया, वो था कार्बन मोनोऑक्साइड का। जब ये पूरी तरीके से वायुमंडल में मिल गया तो वहाँ पर जो लोग रात्रि में सो रहे थे, क्योंकि आई थिंक लगभग 2:30 बजे की घटना है, देखो मैंने टाइम भी मेंशन कर रखा है आपका, 2:30 बजे की घटना है और दिन है आपका 7 मई 2020। ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन है ये। तो जब ये वायुमंडल में गैस का रिसाव पूरी तरीके से हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड में ये बदल गई और मनुष्य के फेफड़ों के माध्यम से ये आपका या ऑक्सीजनेशन की प्रक्रिया के तहत फेफड़ों तक पहुंच गई। जैसे ये फेफड़ों तक पहुंची तो इसने अपना प्रभाव करना प्रारंभ कर दिया। उसी कारण 11 बच्चों की, जिसमें बच्चे बूढ़े जो भी हैं, 11 लोगों की मौत हो गई। साथियों, वो तो ईश्वर की बहुत ही बड़ी कृपा है कि इस विषम परिस्थिति में इस प्रकार की घटना जिसको समय रहते काबू कर लिया गया, अदरवाइज इसके भीषण नरसंहार देखने को मिलते। जैसे आपको पता है भोपाल गैस कांड हुआ था 2-3 दिसंबर 1984 अर्धरात्रि, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का जो रिसाव हुआ था, उसके कारण हजारों की संख्या में लोग मर गए थे। साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आज तक पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा शोक का दिन रहता है, मैं आपको बता दूं, और हमेशा एक यादगार दिन रहता है जिन्होंने अपने परिवारों को खोया। तो साथियों, ऐसी घटना कभी जीवन में न हो, इसके लिए ईश्वर से यही कामना करेंगे कि कभी भी इस प्रकार की घटना न हो। तो इसलिए आपको याद रखना है इस क्वेश्चन को, एक तो स्टायरीन का नाम याद रखना है क्योंकि रिसाव किसका हुआ, स्टायरीन का। अच्छा, एक प्रश्न और आता है यहाँ पर, ये जो कंपनी थी ये हिंदुस्तान लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी, परंतु इसको LG पॉलीमर्स के ने इसको खरीद लिया था। तो ये जो कंपनी है LG पॉलीमर्स के नाम से जानी जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगनमोहन रेड्डी। उन्होंने तुरंत वहाँ का दौरा किया और जो लोग मृत हो गए थे उनके परिवार को 1-1 करोड़ रुपए देने की घोषणा की, और जो लोग हॉस्पिटलाइज थे उनको 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। साथियों, बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप अवश्य याद रखिएगा। गैस कौन सी थी, स्टायरीन। ठीक है साथियों, किसकी कंपनी थी, LG पॉलीमर्स। आइए अगला प्रश्न, कल 7 मई का दिन आप सभी के लिए एक यादगार दिन और यादगार पल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कल बुद्ध पूर्णिमा थी। ये ध्यान रखिएगा, बहुत ही एक यादगार पल के रूप में जाना जाता है, क्योंकि जो बुद्ध जिनको हम सिद्धार्थ के नाम से जानते हैं, और वही सिद्धार्थ जो एक बालक
इसकी थोड़ी सी मैं एक व्याख्या बताऊंगा आपको, इसको समझिएगा आज, सुनिएगा आज। ऐसा विचार जो आपने शायद कभी न सुना हो। देखो, ये राजा शुद्धोधन जो कि कपिलवस्तु राज्य के एक लुम्बिनी गांव है, या लुम्बिनी एक स्थानीय गांव नहीं कहेंगे, बहुत बड़ी संज्ञा है, क्योंकि ये पहले राजाओं की विरासत हुआ करती थी। तो लुम्बिनी में जो राजा शुद्धोधन है, उनकी संतान उत्पत्ति नहीं हो पा रही थी, तो उन्होंने बहुत सारे विद्वानों से अपना विचार विमर्श किया और एक यज्ञ कराया। तो यज्ञ के दौरान बहुत सारे प्रचंड विद्वान लोग आए। उन्हीं में एक छोटा सा बालक जो कि 12 वर्ष का था, उसका नाम था कुदन्ना। देखो, मैंने नाम भी मेंशन कर रखा है, कुदन्ना बालक था। इसने कहा, राजा आपके संतान तो उत्पत्त होगी, परंतु वो संतान जो है सन्यासी हो जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा। अब राजा ने कहा कि सन्यासी हो जाएगी, तो महाराज ऐसा भी कोई बिंदु बताइए जिससे उसको सन्यासी होने से बचाया जाए। तो उन्होंने कहा, उसके समक्ष किसी भी प्रकार का मनोभाव या मनोयोग नहीं होना चाहिए जिससे उसकी अंतरात्मा दुखी नहीं होनी चाहिए। जिस दिन अंतरात्मा दुखी हो गई, उसी दिन वो गृह त्याग करके सन्यासी हो जाएगा। तो राजा ने इस विचार को बड़े ही अपने मन मस्तिष्क में रखा और कुछ समय पश्चात उनको संतान उत्पत्ति हुई जिसका नाम था सिद्धार्थ। और वो सिद्धार्थ के लिए, देखो यहां एक बिंदु और बता दूं, सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या अभी मैंने बताया आपको, शुद्धोधन। ठीक, क्षत्रिय वंशी है। देखो मैंने यहां मेंशन भी किया है, इक्ष्वाक वंशीय क्षत्रिय शाक्य, क्षत्रिय और वो भी क्या है, शाक्य कुल। कौन है, शुद्धोधन। इनकी जो माता थी जिनका नाम था माया देवी, जो कि कोलय वंश की थी। किसकी थी, कोलय वंश की। तो संतान उत्पत्त हो जाती है, उसके पश्चात 7 दिन बाद इनका मां का देहांत हो जाता है। तो इनका जो लालन पालन है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी के द्वारा होता है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बताने जा रहा हूं। तो जैसे इनका लालन पालन होता है, राजा के मन में वही विचार रहता था कि मुझसे ये कहा था कि मेरा बालक सन्यासी हो जाएगा। देखो, किसी का बालक सन्यासी हो, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य होता है, मैं आपको बताऊं। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाए कि सन्यासी आपका बालक हो जाए तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। परंतु आप प्रत्येक बाहरी बच्चे को सन्यासी देखना चाहते हैं, क्योंकि सन्यासी होता है एक विद्वान पुरुष बन जाता है वो धीमे धीमे करके। ठीक साथियों, अब राजा ने पूरी सशर्त कंडीशन रखा और उसी के अनुरूप जैसे ऋतु परिवर्तन होते थे तो मौसम हरा भरा रहता था। ऋतुओं के साथ साथ ग्रीष्म ऋतु भी ऐसा लग रहा है बच्चे को कि हरा है, मस्त मौला। उसने अपना जीवन काटना प्रारंभ कर दिया। जीवन के जैसे जैसे पल गुजरते गए, समय गुजरता गया, उस बालक को पता ही नहीं चला। 29 वर्ष की अवस्था तक पहुंच गया और उसी पीरियड में 16 वर्ष की अवस्था में उसकी शादी हो गई। शादी होने के पश्चात उसको पुत्र रत्न भी प्राप्त हुआ, परंतु वो कभी बाहर महल से निकला ही नहीं। उसके लिए ऋतु परिवर्तन करके पूरा मनोरंजन का कार्य होता रहता था, उसे कभी दुख महसूस ही नहीं हुआ। तो साथियों, एक बार बाहर सैर पर वो बालक निकला। क्यों निकला, उसका भी कारण था, क्योंकि वहां एक प्रथा थी कि राजकुमार ही बाहर जाकर के उसका उद्घाटन करेगा। तो जब वो बालक बाहर निकलता है तो रास्ते में जब उसका घोड़े पर रथ पर सवार होकर के जाता है तो वो उसे एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई देता है। तो उसने घोड़े चालक से कहा कि ये बूढ़ा व्यक्ति क्यों हो गया। तो उसने जवाब दिया कि महाराज, मैं आपको इसका जवाब नहीं दे सकता हूं, क्योंकि राजा ने बहुत ही मना कर रखा है, कोई भी व्यक्ति आपसे इस प्रकार की बातों के बारे में बात नहीं कर सकता है। तो उसी परिस्थिति में अब उन्होंने अपना कहा कि अगर तू नहीं बताएगा तो मैं तुझे दंड दूंगा। उसी डर से उसने, जो घोड़ा चला रहा था, उसने बताया कि महाराज, हर व्यक्ति जीवन में बूढ़ा होता है, आप भी बूढ़े होंगे। फिर जैसे ही और आगे बढ़े तो उसने एक मृत व्यक्ति देखा। मृत व्यक्ति को देखते ही उसने पुनः क्वेश्चन किया कि चालक, ये बताओ ये मृत क्यों हो गया। तो पुनः उसने जवाब दिया कि जीवन मरण हर व्यक्ति का संयोग होता है और जो व्यक्ति इस पृथ्वी पर जन्मा है वो हमेशा मृत भी होगा। इसी प्रकार राजन, आपकी भी मृत्यु हो गई। और आगे बढ़े तो उन्होंने एक सन्यासी व्यक्ति को देखा जो कि पीले वस्त्र धारण किए हुए था।
उसी को देख करके पुनः उन्होंने क्वेश्चन किया चालक, ये पीले वस्त्र क्यों धारण किए हुए हैं? तो उसने जवाब दिया सारथी ने कि महाराज इसका जीवन में कोई नहीं है और ये अपने मस्त मौले प्रवृत्ति में है, संन्यास रूप धारण इसने कर लिया है। वहीं से उनके मन में एक विकृति पैदा हुई। उन्होंने कहा कि जीवन भी है, मरण भी है, बूढ़ा भी होगा, बीमार भी व्यक्ति होगा, क्यों न मैं सन्यासी बन जाऊं। सन्यासी बन करके कुछ ऐसा कार्य किया जाए जो हमेशा के लिए अमर हो जाए। तो साथियों, मैं भी आपसे यही कहूंगा कि ऐसा कार्य करके जाइए जिससे आपको समाज हमेशा याद रखे। गलत कार्य नहीं, सही कार्य को करिएगा हमेशा। इसके पश्चात क्या हुआ साथियों, देखो मैं कथा नहीं कह रहा हूं, मैं पूरा विस्तृत वर्णन आपको बताने जा रहा हूं। उस स्थिति में उन्होंने अपना सन्यास रूप धारण किया और सन्यास रूप धारण करके 29 वर्ष की अवस्था में सबसे पहले उनके जो गुरु थे वो थे अलार कलाम। दूसरे उनके जो गुरु थे उनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। वहां से वो निकल जाते हैं और कठिन तपस्या करते हैं 6 वर्ष तक। तो 35 वर्ष की आयु में जब उनको पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना नदी, जिसे बताइए आपके लिए ये प्रश्न मैं छोड़ भी दे रहा हूं, निरंजना नदी के किनारे, जिसको हम किस नाम से और जानते थे, ये प्रश्न आपके लिए छोड़ रहा हूं, वैसे मैं बता दे रहा हूं, फाल्गु नदी के नाम से जानते थे। उस नदी के किनारे इनको ज्ञान प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात ये भगवान के नाम से विद्वान हो जाते हैं और लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिर्पुंज के नाम से जाने जाते हैं। साथियों, सर्वप्रथम इन्होंने अपना जो अभिभाषण है ये सारनाथ में दिया था, जो कि धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। अब इनका जन्म 563 में हुआ, मृत्यु 483 में हुई थी, ये भी ध्यान रखिए। परंतु इन्होंने कार्य ऐसे कर दिए कि इनको जीवन भर व्यक्ति याद करता है। और आप सभी जानते हैं वैशाख की पूर्णिमा जो कल निकल के गई है, उसको एक यादगार पल के रूप में जाना जाता है, गौतम बुद्ध के रूप में। गौतम बुद्ध हमेशा अष्टांगिक मार्ग को प्रशस्त करते थे। सम्यक ज्ञान, सम्यक दृष्टि, सम्यक आचरण, सम्यक वाक, ये सब उनके प्रथा में बना रहता था। तो आइए साथियों, अगले प्रश्न को लेकर के चलूंगा। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर नामक स्थान पर होती है, क्योंकि चुंद नामक जो लोहार था उसके यहाँ पर ये सुअर का मांस खाए जाते हैं, उसी के कारण इनको अतिसार हो जाता है, उस कारण इनको मृत्यु हो जाती है। देखो इतिहास में ये पढ़ेंगे तो बहुत कुछ इनका वर्णन प्राप्त होता है, परंतु मैं करंट जीएस को लेकर चल रहा हूँ, बस थोड़ा सा मन था इसीलिए मैं आपको थोड़ा विस्तृत बताता गया। तो कुल मिला के देखो, जीवन मरण सब कुछ संयोग है साथियों। कार्य ऐसे करके जाओ जो हमेशा आपको याद बनाते रहे, हमेशा ऐसे पल जो व्यक्ति के मन मस्तिष्क से कभी ना निकले, ऐसे कार्य करके जाइएगा। आइए साथियों, अगला प्रश्न लेकर के चलूंगा मैं। हाल ही में इराक के प्रधानमंत्री मुस्तफा अल कादिमी बने हैं। कौन है? मुस्तफा अल कदीमी बने हैं। अब यहां बात आती है इराक। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद। यहाँ की मुद्रा है इराकी दीनार। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वंदे भारत मिशन। नाम से ही पता चला, वंदे भारत मिशन। देखो ये 7 मई से प्रारंभ होने जा रहा है। भारतीय जो विदेश में फंसे हुए हैं, अर्थात लगभग अभी भी 8000 लोग ऐसे हैं जो भारतीय हैं विदेशों में फंसे हुए हैं, भारतीयों को विदेश से वायु मार्ग द्वारा लाया जाएगा। उसके लिए वंदे भारत मिशन चल रहा है। इसके अलावा दूसरा मिशन है साथियों जो समुद्र के नाम से जाना जाता है, अर्थात समुद्र सेतु अभियान, जो कि जल मार्ग से जो भारतीय विदेशों में फंसे हुए हैं उनको भी लाने का कार्य किया जाएगा। तो 2 चीजें याद रखना है आपको, एक है वंदे भारत मिशन और दूसरा कौन सा है? समुद्र सेतु अभियान। ठीक साथियों। अगला क्वेश्चन, आरोग्य सेतु ऐप। देखो बहुत ही चर्चित ऐप है, डेली आप प्रधानमंत्री के अभिभाषणों में भी सुनते हैं। हर व्यक्ति आप कभी फोन करेंगे तो तुरंत आरोग्य सेतु ऐप के बारे में आता है। तो ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा। आरोग्य सेतु ऐप, जिसको हम IVRS के नाम से भी जानते हैं, इसको कहते हैं इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। याद रखिएगा, इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स सिस्टम। ये जो सिस्टम है ये कोविड-19 से संबंधित जानकारी हमें प्रदान करता है। यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार के लक्षण पैदा होते हैं तो उसके बारे में भी आपको जागरूक करने का प्रयास करेगा ये ऐप। दूसरा भी याद रखिए, इस ऐप की खासियत क्या है? ब्लूटूथ यदि आपका ऑन है और लोकेशन यदि आपका ऑन है, यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं
और आपके समक्ष से कोई भी यदि कोविड-19 सफरिंग पेशेंट निकलता है तो तुरंत ये सिग्नल जारी करके आपको बता देगा कि आपके पास से कोविड-19 का मरीज निकल के जा रहा है। ध्यान रखिएगा, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग या दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर योर, ठीक, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऐप है साथियों 11 क्षेत्रीय भाषाओं में है। यह इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। कितनी भाषाएं इसमें? 11 क्षेत्रीय भाषाएं हैं। और विकसित किसने किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न है सौरभ लोढ़ा को विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग, जिसे हम डीएसटी की और नाम से जानते हैं, तो विज्ञान व प्रौद्योगिकी विभाग जो कि केंद्रीय मंत्रालय के अधीन आता है, उसने नैनो विज्ञान और प्रौद्योगिकी में युवा कैरियर पुरस्कार दिया है। क्या दिया है? यंगेस्ट कैरियर अवार्ड दिया गया है सौरभ लोढ़ा को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, पर्यटन मंत्रालय ने देखो अपना देश एक पहल प्रारंभ की है जो कि 24 जनवरी 2020 को वास्तविकता में प्रारंभ हो गई थी। ये पहल नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं प्रहलाद सिंह, कौन हैं? प्रहलाद सिंह, जिन्होंने यह जो योजना है या पहल है उड़ीसा के कोणार्क जो मंदिर है, आप सभी जानते हैं, बहुत ही चर्चित मंदिर है, वहां से प्रारंभ की थी। किसने? प्रहलाद सिंह। अगला प्रश्न, आई फॉर इंडिया कंसर्ट जो प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है, ये फेसबुक के द्वारा प्रारंभ किया गया है। फेसबुक के बारे में आप सब जानते हैं, ये माइक जुकरबर्ग के द्वारा प्रारंभ किया गया एक क्या है? सॉफ्टवेयर है, जिससे आप दुनिया भर का सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहते हैं। तो ये फेसबुक बहुत ही चर्चित है, आप सभी जानते हैं, हर बच्चा फेसबुक के बारे में जानता है। तो आई फॉर इंडिया कंसर्ट प्रारंभ किया है किसने? फेसबुक ने। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, मुख्यमंत्री योगा योग योजना, ये त्रिपुरा के द्वारा प्रारंभ की गई है। किसके द्वारा? त्रिपुरा के द्वारा। कौन सी योजना है? मुख्यमंत्री योगा योग। ध्यान रखिए, त्रिपुरा का अभी जो प्रश्न था, एक प्रश्न परीक्षा में पूछा गया यूपीपीसीएस में कि त्रिपुरा का वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो विप्लव देव का नाम याद रखिएगा। और त्रिपुरा के गवर्नर की बात करें तो रमेश बैस का नाम याद रखिएगा। और त्रिपुरा की राजधानी क्या है, ये आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। बहुत सिंपल सा प्रश्न आपके लिए आज छोड़ रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षित दादा दादी और सुरक्षित नाना नानी अभियान, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, बहुत ही प्रसन्नता वाला क्वेश्चन है। मैंने कहा सुरक्षित दादा दादी और सुरक्षित नाना नानी अभियान, ये जो अभियान है नीति आयोग के द्वारा प्रारंभ किया गया है। और ध्यान रखिए, ये वही नीति आयोग है जो कि 1950 में योजना आयोग के नाम पर परिवर्तन हुआ है। जो 1950-52 में ये योजना आयोग प्रारंभ हुआ था, उसी का वर्तमान नाम क्या है? नीति आयोग। और ये नीति आयोग मोदी सरकार के आते ही नाम पड़ा था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 से ये प्रारंभ हुआ है। हमेशा ध्यान रखिए, नीति आयोग का जो अध्यक्ष है वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हैं, उपाध्यक्ष वर्तमान में राजीव कुमार हैं, और इसके जो सीईओ जिसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के नाम से जानते हैं वो अभिकांत या अमिताभ कांत है। कौन है? अमिताभ कांत, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन बनाया गया है? तो अभी आप सभी जानते हैं, लोकसभा में अधीर रंजन चौधरी जो कि कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व करते हैं, उनको लोक लेखा समिति का अध्यक्ष अभी चुना गया है। ठीक, अगला प्रश्न है मुख्यमंत्री आयुष कवच ऐप, ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रारंभ किया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा आपकी परीक्षाओं के लिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस प्रारंभ की गई। देखो, वर्तमान में आप सभी जानते हैं मुंबई एक ऐसा शहर है महाराष्ट्र राज्य का जहां पर कोविड-19 के सर्वाधिक केस हैं। वर्तमान में जो है 10 से 12 हज़ार के बीच में केसेस हैं। महाराष्ट्र वर्तमान में बहुत ही विपरीत परिस्थिति में जा रहा है। साथियों, हमारे देश का भाग है, हम आपको बता दें, अगर वहां एक भी पेशेंट है तो वो किसी भी देश के कोने में आ सकता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ये विपरीत जो प्रलय चल रही है कैसे भी करके समाप्त हो। साथियों, तो भारत की पहली मोबाइल कोविड-19 टेस्टिंग बस सेवा मुंबई से प्रारंभ हुई है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जिट ऐप लॉन्च करने वाला देश
राज्य जो है पश्चिम बंगाल है, ये ममता बनर्जी का राज्य है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, वन लाइनर है ये सभी क्वेश्चन। आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड के निदेशक तरुण बजाज नियुक्त किए गए। आरबीआई के बारे में आप सब जानते हैं, 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई बना था। इसका फिर राष्ट्रीयकरण होकर 14 बैंकें इससे जोड़ी गई थी। कब? 1949 में। फिर उसके बाद पुनः राष्ट्रीयकरण हुआ, 6 बैंकें जुड़ी थी, तो टोटल 20 बैंक थी। और वर्तमान में कितनी बैंकें हैं? 4 बैंक रह गई साथियों। सभी बैंकों का विलय हो चुका है। अगला प्रश्न है, विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी एनफ अस्थमा डेथ्स। एनफ का मतलब पर्याप्त, अस्थमा डेथ्स, डेथ्स मीन्स मृत्यु होती है, आप सब जानते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार। देखो ये पुलित्जर जो पुरस्कार है ये अमेरिका के द्वारा पत्रकारिता व संगीत आदि के क्षेत्र में दिया जाता है। पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, उनका पत्नी, उनकी बेटी, उनके बारे में छानबीन करने के लिए एक जर्नल था जिसका नाम था वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसको यह पुरस्कार दिया गया था। परंतु इस वर्ष आप सभी जानते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं, जो कि आप पाकिस्तान के अधिकृत माने जाते थे। अब इस समय पुनः पूरी तरीके से इनको स्वतंत्र केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। पाक का अधिकृत जो कश्मीर है उसको भी भारत छीन लेगा, ऐसा नहीं, थोड़ा सा सब्र की जरूरत है, वो भी निकाल लेगा। तो अब जम्मू कश्मीर बहुत चर्चा में रहा, तो यहाँ की जो हलचल जो हुआ करती थी, तो यहाँ के पत्रकार थे 3 जिनका नाम है मुख्तार खान, यासीन डार व चन्नी आनंद। इन तीनों को संयुक्त रूप से पुलित्जर पुरस्कार इस वर्ष का दिया गया है, ध्यान रखिएगा। पुलित्जर पुरस्कार की बात करें प्रारंभ कब से हुआ है, तो 1917 से ये प्रारंभ हुआ है। 21 श्रेणियों में यह पुरस्कार दिया जाता है। पिछले साल मैंने बताया वॉल स्ट्रीट को दिया गया था, ठीक है। इस बार जम्मू कश्मीर के 3 पत्रकार हैं उनको दिया गया है। इसमें इनाम की राशि $15,000 की राशि होती है साथियों। तो अगले वीडियो में मिलेंगे, इसी प्रकार आप हमसे जुड़े रहिएगा। एक साथियों आएंगे थोड़ा सा, अभी देखो काफ़ी दिन बाद आज मुलाकात हुई है, तो धीमे धीमे हमारी बॉडी भी, बोलने का जो प्रोसीजर है वो भी आप सभी के समझ में आने लगेगा, क्योंकि रुकावट आ जाती है। देखो 4-6 दिन क्लास बंद हो जाती है, तो उससे क्या है, एक थोड़ा गैप आ जाता है, तो वो गैप को दूर करने के लिए लगातार क्लासों की ज़रूरत होती है। ठीक साथियों, तो चैनल पर जो भी हैं चैनल को लाइक अवश्य करिएगा और सब्सक्राइब करके शेयर करते जाइएगा। धन्यवाद साथियों, मिलेंगे अगले वीडियो में। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।